हाय, कैसे हैं? आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और थंबनेल से आप टॉपिक तो समझ ही गए हैं कि थायराइड वालों को फिशर क्यों होता है ना? ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा और मैं भी अपने पेशेंट को हर बार बताता हूँ। मैं हमेशा मेरी हिस्ट्री में थायराइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा, जो मैं हर रोगी से अपने पूछता हूँ। हर मेरे अपने जितने पेशेंट हैं या जो भी मेरे पास आते हैं, आप लोग भी यदि मेरे पास आओगे तो मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि क्या आपको थायराइड तो नहीं है ना? तो ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थायराइड का बहुत ही ज़्यादा रोल है फिशर होने में। ठीक है, फिशर होने में या पाइल्स होने में भी, आप दोनों को ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे मैं फिशर की बात करूंगा क्योंकि उसकी संभावना अधिक है ना? तो क्या ऐसा क्यों है कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि थायराइड होना फिशर से बहुत ही ज़्यादा संबंधित है? देखो क्या होता है, यदि आपको इसे समझना है कि फिशर क्यों हो रहा है बार बार और उसका थायराइड से क्या संबंध है, तो थोड़ा सा आपको थायराइड के बारे में जानना जरूरी है। और मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा उसको, बिल्कुल आपको एक लाइन में बताऊंगा कि हम यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं। मतलब हाइपो वाला, हाइपर वाला नहीं, हाइपो वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आप जांच कराते हैं पैथोलॉजी में, कभी आपने जांच कराई होगी T3 T4 उसमें आता है, तो वो लो लेवल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उस तरह के थायराइड की बात कर रहे हैं कि जहां पे T3 और T4 का जो लेवल है वो लो होता है। तो जब ये लो होता है तो ये बॉडी में दो तरह के चेंजेस करता है। इसका जो इफेक्ट आता है वो दो तरह से आता है, हमको उसी तरह से इसको समझना पड़ेगा। अब देखो क्या है, मैं आपको बहुत ही ज्यादा सामान्य शब्दों में समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन सीधी बात समझने की यह है कि यदि थायराइड है तो फिशर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट खराब होता है। तो जिनको सिर्फ इतना जानना है कि थायराइड से फिशर कैसे होता है, तो थायराइड की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिशर होता है। जब हार्ड स्टूल पास करते हैं तो फिशर हो जाता है, क्योंकि फिशर में हर वीडियो में बताता हूं कि फिशर एक तरह की चोट है, तो जब कट जाता है तो उसको फिशर बोलते हैं। तो जिनको सिर्फ इतना जानना है वो यहां तक देख सकते हैं, क्योंकि उनका जवाब तो मैंने दे ही दिया है। लेकिन अब जो लोगों के जिनमें मन में और ज्यादा प्रश्न है कि डॉक्टर साहब थायराइड में ऐसा क्या है, लोगों के प्रश्न होते हैं ना, लोग एक्चुअली क्या है वहां तक सोचते हैं जहां तक वो चीजों को समझ सकते हैं, है ना? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नहीं, डॉक्टर ने कह दिया तो मान लेते हैं। कुछ लोगों का मन ये होता है कि नहीं, आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है? तो वो उस हद तक जाते हैं जहां तक कि वो उसे समझ सकते हैं, है ना, जहां तक वो जा सकते हैं। तो यहां से मैं उनके लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको, बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको, आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं या ऐसा होता क्यों है। अधिकतर थायराइड जो होता है महिलाओं में अधिक देखा जाता है। सब में होता है थायराइड की, ऐसी कोई बात नहीं, होता सबको है, लेकिन मैक्सिमम मतलब ऐसे देखने में इन जनरल आप जैसे बातचीत में करते होंगे तो महिलाओं को आपने ज्यादा देखा होगा कि उनको थायराइड है। बाकी होता सबको है, वो अलग चीज है ना? और फिर महिलाओं को ज्यादा क्यों होता है वो भी एक अलग चीज है, हम उस ऐसे टॉपिक नहीं, पर मैं इन जनरल क्योंकि बात आ गई तो मैंने बता दी, क्योंकि आगे की बात कर रहे हैं अपन तो इसलिए आपको बता दिया, है ना? तो अब देखो, अगर थायराइड, क्योंकि कई लोगों की वाइफ को थायराइड होगा, कई लोगों की बहनों को थायराइड होगा, माताजी लोगों को थायराइड होगा, कुछ पुरुषों को थायराइड हो सकता है, तो ये अलग चीज है ना, इसलिए मैंने बताया, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। खैर चलो ठीक है। तो देखो, यदि आपको इसके आगे समझना है तो आपको दो बातें समझना होंगी कि जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो दो तरह से बॉडी में इफेक्ट लाता है वो। सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, बीएमआर आपका स्लो होता है। बीएमआर क्या होता है? बीएमआर क्या होता है, कैसे, मतलब ये समझो, चयापचय आपने पढ़ा होगा, जैसे बीएमआर तो मैं चलो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग 10वीं 11वीं 12वीं में अगर पढ़ा होगा, 9वीं में भी पढ़ा होगा, और अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा तो चयापचय क्रिया कहते हैं उसको, है ना? चयापचय या बीएमआर जो होता है वो बॉडी में एनर्जी को लाने का काम करता है। मतलब वो हमारे शरीर का एक तरह से इंजन टाइप का है कि हम जो खाना खाते हैं या हमें जो एनर्जी सॉरी, हमें जो एनर्जी चाहिए होती है, तो जो सेल काम करती है ना एनर्जी बनाने का, उसको बीएमआर बोलते हैं। ठीक है, मतलब उससे शरीर को एनर्जी मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब इंजन जैसा समझ लो आप उसको। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांसें बढ़ती हैं, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, पसीना आने लगता है, तो आपका बीएमआर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एनर्जी की जरूरत है आपको, जल्दी जल्दी एनर्जी की जरूरत है ना? तो वो जो है वो स्लो होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका जो थायराइड है ना वो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्व सिस्टम, जो शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है ना, जो सिग्नल्स जहां से जाते हैं वो तंत्र को इफेक्ट करता है। तो खास तौर पे देखो, शरीर में जैसे आपको मैं बताऊं, मैं आपको भी को सीएनएस, जैसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप जानते होंगे, है ना, जो हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसमें पूरे में जो नर्व्स फैली होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको, सीएनएस। ठीक है, लेकिन अब यहां पे क्योंकि हम फिशर की बात कर रहे हैं,
यहाँ पे हम कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे इफेक्ट तो कई जगह कई तरह से आ सकता है, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से उसका इफेक्ट आएगा। तो दूसरे डॉक्टर साहब किसी और सब्जेक्ट के वो भी इसी तरह रिलेट करेंगे, लेकिन वो किसी दूसरे अंग पर रिलेट करेंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन से संबंध है और फिशर हो रहा है, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बड़ी यूनिक चीज होती है। सीएनएस तो पूरी बॉडी का सिस्टम है नर्व्स का, वो तो ठीक है, लेकिन आंतों का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाचन तंत्र की जो नली है ना, उसका एक अलग सिस्टम होता है। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है, ये बॉडी में किसी और अंग के साथ आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है, इसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, है ना। एंट्रिक शब्द मतलब उससे जुड़ जाता है जो आपके खाने से संबंधित चीजें होती हैं, तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं। ये नर्वस सिस्टम बड़ा यूनिक होता है। और हम लोग जैसे, चलो ये तो खैर मैं बीमारी की बात, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब वो ऐसा होता है जैसे कि छुई मुई आपने कभी छुई है। जैसे आप छुई मुई को छूते हैं तो वो पत्ते कैसे बंद कर लेती है ना। पौधा होता है ना छुई मुई का, उसके पत्ते छूते हैं आप और वो क्लोज हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो खुल जाती है ना। तो हम लोग जब ओटी में होते थे, जैसे हम लोग की प्रैक्टिस होती थी, जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग सीखते थे कॉलेज में, जब मैं बीएचयू में भी था, तो या कभी जैसे हम लोगों को मतलब कभी पोस्टमार्टम में भी कभी हम लोग की ड्यूटी लगती थी, वहाँ भी गए। कभी कैडेवर वगैरह में हम लोगों को प्रैक्टिकल कराते हैं, एनाटॉमी वगैरह की क्लासें लगती थी। तो ऐसे वक्त पे कभी हम लोगों को ऐसा बताते भी थे कि देखो क्या होता है, इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा शर्मीली चीज़ होती है, आप उसको छूओगे एकदम से ऐसे छुई मुई जैसा, है ना। और मूड मतलब ऐसा कि आप छू दोगे नाराज ही हो जाएगी है ना। अब ये हम लोग ऐसी बात करते हैं, अरे यार इंटेस्टाइन को छू नाराज हो जाती, मतलब उसकी मोटेलिटी खत्म हो जाती, वो ऐसे नाराज हो जाती, वो कुछ करती नहीं है, मतलब उस टाइप का है, बड़ा मूडी किस्म का उसका सिस्टम, नर्वस सिस्टम बड़ा, मतलब हम लोगों को तो देख के मजा ही आता था उसके, भाई यार अच्छी चीज़ है ऐसे। तो उसको बार बार तंग करो, वो एक अलग चीज़ है। और वो एक कॉम्प्लिकेशन भी होता है जब लेप्रोटमी करते हैं, मतलब जब एब्डोमेन ओपन करके सर्जरी करते हैं, तो सर्जिकल पैरालिसिस भी होता है इंटेस्टाइन में। कुछ समय के लिए इंटेस्टाइन काम करना बंद कर दी थी, धीरे से उसमें मोर्टेलिटी वापस आती। खैर, तो ये मैं बता रहा हूं, तो वो जो एंटरिक नर्वस सिस्टम है ना, तो वो पूरे उसमें आंतों की जो अब चमड़ी बहुत ज्यादा डिटेल सब म्यूकोसा चमड़ी होती है ना, जो आंतों की जो चमड़ी होती है, उसके अंदर मसल्स के बीच में वो नर्व्स जो है होती हैं, है ना। तो अब ये दो तरह से काम करता है, थायराइड आपके डिस्टर्ब करता है। पहला तो आपके बीएमआर को स्लो कर रहा है, दूसरी बात ये आपके नर्वस सिस्टम को भी स्लो कर डाउन कर रहा है। ये दो चीजें हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले आएंगे कि बीएमआर से क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो क्या होता है, जब आपका बीएमआर जो है वो गड़बड़ होता है ना, या कम होता है, उसका रेट बहुत कम होता है, तो आपकी बॉडी जो है वो लेथार्जिक होती है, उसमें एनर्जी की कमी होती है। जब शरीर में एनर्जी की कमी होगी तो शरीर को चलाने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है। तो इंजन जब अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसके पास वो मटेरियल नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी नहीं होगी तो आपके शरीर के काम अच्छे से होंगे नहीं। तो क्योंकि हम यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट आएगा कि जब आपका भोजन जो है वो यहाँ आमाशय में पहुंचेगा, जब स्टमक में पहुंचेगा, तो वहां पे उसको पचाने के लिए पाचक रसों की आवश्यकता होती है, जो कि पेट में से निकलते हैं, है ना। पेप्सिन वगैरह निकलता है, HCl निकलता है, जो वो खाने को तोड़ता है, पचाता है, उसको शरीर को उसमें से पोषक तत्व निकालने लायक बनाता है ना। जैसे आप मुंह में जैसे चबाते हो तो एंजाइम होते हैं ना, तो जैसे एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, इस टाइप का। तो ये जब आप लार जो आपकी बनती है ना, ये तो जैसा भी आपने देखा होगा, थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनका मुंह भी काफी सूखा सूखा रहता है, क्योंकि बीएमआर स्लो होने की वजह से उनके मुंह में लार कम बनती है। तो खाना पचाने के लिए लार, उसके बाद जो स्टमक में जो निकल रहे हैं, जो पाचक तत्व निकल रहे हैं, जो उसको पचाते हैं, वो दोनों मिलके भोजन को अच्छे से तोड़ते हैं, उसको पकाते हैं, ताकि उसमें से पोषक तत्व निकाले जा सकें। तो जब आपका बीएमआर स्लो होता है ना, तो ये कुछ काम जो है, अब ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, मतलब ऐसा ही नहीं है केवल स्टमक में भी, आगे भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो अब मैं क्या क्या चीजें बताऊं, लेकिन आपको समझाने के लिए ऊपर की दो चीजें मैंने बताई हैं, जो मुंह से शुरू होता है और स्टमक पेट में। तो ये दो चीजें ऐसी होती हैं जिसमें यदि ये चीजें नहीं मिलेंगी तो पाचन अच्छे से नहीं हो पाता, पच नहीं पाता है ठीक से, या पचने में ज्यादा समय लगता है ना। ये कारण शुरू में हो सकता है, ये वाला।
उसके बाद हम नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल नहीं बताना है, क्योंकि तो पूरी किताब ही पढ़ लो फिर उसमें क्या है, लेकिन समझने के लिए इतनी बात पर्याप्त है। इतना आपको समझ में आएगा तो आप संतुष्ट भी हो जाओगे कि हाँ अब मुझे समझ में आया, अब ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की क्या ही मतलब है ना। तो ये प्रॉब्लम होता है बीएमआर से। उसके बाद जो है हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये स्लो डाउन करता है नर्वस सिस्टम को, थायराइड। ठीक है, अब स्लो डाउन करता है तो क्या होगा, अब तो जैसे हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, आंतों में जो नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आंतों का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो कोलैबोरेट करता है सीएनएस से, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, उसका संबंध सीएनएस से होता जरूर है। वो दोनों कोलैबोरेशन में ही काम करते हैं, मिलकर ही काम करते हैं, एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं, ये बात सही है। लेकिन फिर भी एंट्रिक नर्वस सिस्टम बहुत हद तक इंडिपेंडेंट होता है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपने देखा होगा कई बार, अब आपने डेड बॉडी तो खैर नहीं देखी होगी, लेकिन आपने जैसे कभी चिकन वगैरह जो काटते हैं, कसाई होते हैं जहां चिकन मिलता है, चिकन काटते हैं, या बकरा वगैरह जहां पे कटता है, आप कभी देखना, अगर आप लोग नॉनवेज खाते होंगे, लेने जाते होंगे, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। और जो लोग नहीं जाते, नहीं खाते, उनको मैं बता रहा हूं कि जब भी आप देखोगे, जब स्लॉटर हाउस में जाओगे और जो भी बकरा या मुर्गा जो भी है वो कट जाएगा, तो जब उसकी आंतें निकालते हैं तो आंतों में मूवमेंट होता है, जबकि उसका संबंध पूरी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हट गया है। सब कुछ निकाल के बाहर रख देते हैं, लेकिन आंतों में मूवमेंट तब भी होता है। ठीक है, वो मूवमेंट क्यों हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है एंट्रिक नर्वस सिस्टम से, क्योंकि उसका वो प्रोग्राम है उस काम को करने के लिए। आंतों में जो संकुचन और शिथिलन है ना, ये हिंदी का शब्द है ना, पैरासिटिक मूवमेंट तो ठीक है, संकुचन और शिथिलन, जो इस तरह से संकुचन और शिथिलन होता है ना, तो वो मूवमेंट जो है वो उसी सिस्टम की वजह से, उसी सिग्नल्स की वजह से होता है। तो क्योंकि वो इंडिविजुअल है, इसलिए वो सिग्नल कुछ समय तक चलते रहते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट भी होता है। तो अब कितने समय तक चलते हैं, अब ह्यूमन बॉडी में अगर किसी की डेथ होती है तो वो कुछ मिनट से लेके 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे मैक्सिमम तक हो सकता है। तो यही मैं कह रहा हूं कि वो इंडिपेंडेंट होता है, वो चलता रहता है। तो क्या होता है कि जब इस तरह के नर्वस सिस्टम पे जब थायराइड असर करता है तो स्लो करता है, तो क्या होता है, आंतें जो संकुचन और शिथिलन का जो प्रोसेस है ना, वो स्लो हो जाता है। ये वाला जो चीज है ना, ये मैंने उसमें भी बताई है एक बार, कि महिलाओं को ज्यादातर फिशर या कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और मेंसेस में क्यों होता है, ये दूसरी वजह से भी स्लो होता है। वहां पे उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, वो भी आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज है, वो देखना चाहिए आपको कि वहां से उस वजह से कैसे होता है, वो हार्मोनल वजह है। लेकिन यहां हम दूसरी बात, ये भी हालांकि ये भी हार्मोनल है, लेकिन यहां पे हम दूसरे तरह की बात करें, हम थायराइड की बात करें। थायराइड से क्या होता है कि उसको वो स्लो कर देता है, तो मूवमेंट स्लो हो जाता है। जब मूवमेंट स्लो होता है तो ट्रांजिट टाइम बढ़ता है। ट्रांजिट टाइम कैसे बढ़ता है, ट्रांजिट टाइम ऐसे बढ़ता है कि आपने जैसे खाना खाया, 8 घंटे में वो नीचे तक पहुंच जाना चाहिए, 8 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, आपने जो भी खाना खाया सुबह, आपको मोशन रात में लगना चाहिए, मतलब ये अगर अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, तो रात को आपको मोशन हो जाएगा। अब क्या होता है, यदि इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो ये टाइम बढ़ता है, फिर आपको मोशन जो है 8 घंटे की बजाय 10 घंटे में लगेगा, 12 घंटे में भी मोशन लग सकता है ना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होता है कि जितनी देर आंतों में भोजन रहता है ना, तो आंत का काम है उसमें से पोषक तत्वों को खींचते रहना, खींचते रहना, खींचते रहना, खींचते रहना, है ना, उसमें से विटामिन, मिनरल्स जो भी है सब चीज खींचते रहना उसमें से। तो जितनी देर आंतों में वो चीज रहती है ना, उसमें से वाटर एब्जॉर्प्शन होता रहता है, वो सब पानी के थ्रू ही लेते हैं, तो वाटर एब्जॉर्प्शन होता रहता है। तो जब जितना आप उसमें से पानी खींचेंगे तो चीज सूखती जाएगी, है ना, जितना आप खींचोगे वो चीज सूखती जाएगी। तो एक तो क्या है कि उधर बीएमआर कम होने से वो ठीक से पचा नहीं है, तो उसमें भोजन की कम, वैसे ही वो अधपचा टाइप का, पचने में भी बहुत समय लगा उसमें, ऊपर से वो खसक भी धीरे रहा है। तो जब खसक धीरे रहा है तो आंतें उसमें से पानी खींच रही हैं, तो ये दोनों वजहों से मोशन हार्ड हो जाता है, नीचे आते आते वो काफी सख्त हो जाता है, नरम नहीं होता है वो। तो जब उसको पास आउट करते हैं तो प्रेशर लगाना पड़ता है, और जब प्रेशर लगाते हो आप तो ऑब्वियसली उसको निकलने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत है, और जब आप ज्यादा जगह लेने की कोशिश करते हैं तो मोशन का रास्ता ज्यादा फैलता है, और उसकी एक सीमा है, उससे ज्यादा वो फैलेगा नहीं। स्किन की एक लिमिट होती है इलास्टिसिटी की, हर चीज की एक लिमिट होती है इलास्टिसिटी की, कोई कितना फैलेगा। उसके बाद जब आप उसे ज्यादा खोलने की कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं, तो वहां पे कट लग जाता है, जिसको आप फिशर समझते हैं। होता भी फिशर है, समझना क्या है, फिशर हो जाता है।
ये प्रॉब्लम होती है जब थायराइड होता है। तो अब आप डिटेल समझ गए कि किन कारणों से थायराइड होता है। जिन वो तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया। जिन लोगों को बहुत थोड़ी सी जानकारी चाहिए है कि थायराइड से फिशर होता है, थायराइड से कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन से फिशर होता है, तो वो तो शुरू के 2 मिनट में ही मेरे ख्याल से शायद वीडियो देख के चले गए होंगे। लेकिन यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अतिरिक्त जानकारी की उत्सुकता थी, है ना। तो इतनी अतिरिक्त जानकारी बहुत है ना, मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है। ये बहुत ज्यादा है। और मतलब इतना यदि आपको मालूम है ना तो आप तो बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा है ना। क्योंकि इससे ज्यादा तो आपको फिर किताब खोल के पढ़ना पड़ेगा और उसमें तो हजारों चीजें हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको इतनी जानकारी अब हो गई है तो आप किसी को डिस्क्राइब भी कर सकते हो, है ना। सिर्फ इतना बोल देने से कि थायराइड जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है और उससे फिशर हो जाता है, ये भी अच्छी बात है, ये भी जानना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप 4 बात उससे और ज्यादा जानते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो उसको आप अच्छे से समझ सकेंगे और उसके साथ रहने में आपको आसानी होगी। क्योंकि जब चीजें अपने को मालूम चल जाती हैं तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है ना। देखो, अब थायराइड ऐसा है कि कभी ठीक होगा या नहीं होगा वो तो एक अलग चीज है, वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। वो कभी ठीक हो भी जाता है, कभी नहीं भी ठीक होता है ना। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा यदि आपके साथ हो रहा है तो अब आपको जानकारी पर्याप्त है। तो अब आपको थोड़ा मन में शांति मिलेगी कि हाँ ठीक है, अब मुझे 10 साल से थायराइड है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे फिशर क्यों हो रहा है। तो अब ये संतुष्टि आपके पास होगी कि हाँ अब मुझे मालूम है कि मुझे अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे हो रहा है और इसके पीछे ये वजह है और इस तरह की फिजियोलॉजी है, इस तरह का क्रिया शरीर है। अब मैं आपको हिंदी में शब्द, फिजियोलॉजी को हिंदी में क्रिया शरीर बोलते हैं, है ना। तो ये अब आप समझ गए ना। तो अब आपको अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे अब अपनी प्रॉब्लम का मुझे साधा मतलब उपाय मिल गया। और जहां तक रही इलाज की बात, तो फिशर तो ठीक हो जाता है। फिशर को कोई समस्या नहीं, अपने तो सारे पेशेंट फिशर के बढ़िया रहते हैं, कोई समस्या नहीं। और मैं सर्जरी भी बहुत कम लोगों में करता हूँ, सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही मेडिसिन से सारे पेशेंट अपने ठीक रहते हैं, है ना। तो वो कोई बात नहीं है, आप मेडिसिन से ही ठीक हो जाओगे। आपको उसमें सर्जरी की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम। मतलब 10 में से 2, ऐसे 100 में से 4-5 ले लिए मैंने। तो फिर बहुत करने की ज़रूरत पड़ी तो किया, नहीं तो सब मेडिसिन से ठीक होते, कोई समस्या नहीं, है ना। तो होपफुली आप तक जानकारी पहुंच गई होगी और मैंने उसे कोशिश की है आप तक सामान्य साधारण शब्दों में आसान करके बताने की। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक तो मेरे ख्याल से आज कौन सा वार है? अच्छा, फिशर आ गया ना। अगला तो फिर मैं आपको फिशुला के बारे में कुछ बताऊंगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।